हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। आज हम क्विज फटाफट सीरीज़ के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन करेंगे। यह क्विज इस चैप्टर का थर्ड क्विज है। इसके पहले भी हमने 2 क्विज सॉल्व किए हैं। यदि आप लोगों ने पिछले 2 क्विज मिस कर दिए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन क्विज को भी ब्राउज कर सकते हैं। और आगे से कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का क्विज। क्वेश्चन सिंपल होने वाले हैं, आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है या कोई डाउट होता है तो आप उसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर करते जाएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड। हमारा क्वेश्चन है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी मेगास्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। मेगास्पोर का मतलब होता है एग सेल, और एग सेल के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। ओव्यूल्स जनरली differentiate a single megaspore mother cell MMC in the dash of the nucellus। क्वेश्चन का मतलब है ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस के किस रीजन में सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। ऑप्शन 1 एम्ब्रियो सैक रीजन, ऑप्शन बी चलाजल रीजन, ऑप्शन सी हाइलम रीजन, ऑप्शन डी माइक्रोपाइलर रीजन। तो आपका आंसर होगा माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन यहीं पर सेल डिफरेंशिएट होती है और मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बाय सिंगल सेल, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन फ्रॉम अ सिंगल माइक्रोस्पोर। एक सिंगल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन क्या कहलाता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए मेगास्पोर मदर सेल में कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे। आप लोग ध्यान से इस बात को याद रखेंगे कि एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के समय 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तभी एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं या स्टेटमेंट दी हुई है। इन चारों में से कौन सी करेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 एग सेल फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। दूसरा है 7 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। तीसरा है 3 माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस। और चौथा है फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस। एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं पर सेल वॉल नहीं बनती। इसी कारण से एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसे ही हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी की तीनों इनकरेक्ट हैं। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 46, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का है। इसमें कुछ नेमिंग दी हुई है और कुछ मिसिंग है। मिसिंग नेमिंग की जगह में PQR लिखा हुआ है और आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि PQ और R का करेक्ट नाम क्या है। यहाँ देखिए, जो आपका P है वो है एंटीपोडल सेल्स, और Q जो है वो है पोलर न्यूक्लियाई, और R जो है वो है
फिलीफॉर्म एपरेटस। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल्स इन एन एम्ब्रियो सैक। मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर ऐसे कितने न्यूक्लियस होते हैं जिनके बाहर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। आप लोगों को पता है कि एम्ब्रियो सैक में जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो सेंट्रल सेल में बाकी सेल के साथ प्रेजेंट होते हैं ओपनली। पोलर न्यूक्लियाई में कोई सेल वॉल नहीं होती और इनका नंबर कितना होता है, 2, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी सेल्स फाउंड इन एग एपरेटस। ऑप्शन 1 3, 1 सेंट्रल सेल एंड 2 synergids. ऑप्शन बी 2, 1 egg cell, 2 polar nuclei. ऑप्शन सी 3 antipodals. ऑप्शन डी 1 egg cell and 2 synergids. आप लोगों को पता है कि एग एपरेटस एम्ब्रियो सैक के अंदर का ही स्ट्रक्चर है। एग एपरेटस में 3 सेल होती हैं जिसमें से एक होती है एग सेल और 2 होती हैं सिनर्जिड सेल। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन डी। एग एपरेटस को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 49, विच वन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे जो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से कौन पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड की तरफ मूव करने के लिए गाइड करता है। ऑप्शन ए फिलीफॉर्म एपरेटस, ऑप्शन बी एग सेल, ऑप्शन सी एंटीपोडल सेल, ऑप्शन डी सिनर्जिड सेल। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, फिलीफॉर्म एपरेटस, यही पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड की तरफ मूव करने के लिए गाइड करती है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 49 के बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रियो इज द प्रॉपर्टी ऑफ डैश। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये कईयों बार आया है, चाहे वो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, ये वाला क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ चुका है। तो जो आपके 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक जो होता है वो एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी है और एंजियोस्पर्म को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। अब बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51, इन एन एम्ब्रियो सैक 3 cells आर प्रेजेंट एट द चलाजल एंड कॉल्ड। मतलब चलाजल एंड के तरफ जो 3 सेल प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्या वो एग सेल होती हैं या सेंट्रल सेल होती हैं या एंटीपोडल सेल होती हैं या ए और बी बोथ होती हैं। आप लोगों ने एम्ब्रियो सैक का जो डायग्राम है वो देख चुका है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल होती हैं, ठीक है। चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल होंगी और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है एग एपरेटस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एंटीपोडल सेल्स। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसमें आपको एक्स वाई जेड की नेमिंग को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ जो डायग्राम दिखाया जा रहा है वो मैच्योर एम्ब्रियो सैक के जस्ट पहले वाली स्टेप का डायग्राम है। ध्यान से देखिए, डायग्राम में ऊपर माइक्रोपाइलर एंड दिखाया जा रहा है और आपको पता है माइक्रोपाइलर एंड के पास सिनर्जिड सेल होती हैं और ऑपोजिट में होती हैं एंटीपोडल सेल्स और जो बड़ी वाली सेल होती है वो होती है सेंट्रल सेल, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर है वो होगा ए, एक्स होगा सिनर्जिड सेल, वाई होगा सेंट्रल सेल और जेड होगा एंटीपोडल सेल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको नीचे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, उसमें से एक करेक्ट को आपको चुनना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक इज मोटाइल, नहीं ये इनकरेक्ट है। दूसरा है पॉलन ग्रेन्स आर मोटाइल, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म आर मोटाइल, ये भी इनकरेक्ट है। तो बचा आपका ऑप्शन डी, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म आर नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होते हैं एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक, तभी तो इनको पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है ना। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 53। अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 54 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 54? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन, बचपन से आप करते आ रहे हैं। स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड, मतलब चमगादड़ जब पॉलिनेशन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन बाय बैट आपकी बुक में नहीं दिया है, फिर भी चमगादड़ आजकल काफ़ी सारे वायरस को स्प्रेड कर रही है, नई नई बीमारियां पैदा कर रही है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन चमगादड़ के ऊपर पूछ लिया। पहला ऑप्शन है ऑर्निथोफिली, दूसरा ऑप्शन है चिरोप्टेरोफिली, तीसरा है एनिमोफिली और चौथा है एंटेमोफिली। तो जब पॉलिनेशन चमगादड़ के द्वारा होता है तो उसे हम बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली, ठीक है। इसके अलावा ऑर्निथोफिली आपको पता होना चाहिए, एनिमोफिली पता होना चाहिए और एंटेमोफिली भी पता होना चाहिए। जिसको जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, जो भी डाउट हो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए और हमसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक, अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन वेलिसिनेरिया। अब जो वेलिसिनेरिया है इसमें किस टाइप का पॉलिनेशन पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, ऑप्शन बी ऑर्निथोफिली, ऑप्शन सी एनिमोफिली, ऑप्शन डी एंटेमोफिली। वेलिसिनेरिया एक हाइड्रोफाइट है और इसमें हाइड्रोफिली पाई जाती है, मतलब पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू। वेलिसिनेरिया में जो पॉलिनेशन होता है उसका आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है, तो उसे भी आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। विच वन इज़ ऑड इन टर्म्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के हिसाब से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है? पहला है वेलिसिनेरिया, दूसरा है हाइड्रिला, तीसरा है जोस्टेरा और चौथा है वाटर लिली। अब आप देखिए ये सभी हाइड्रोफाइट हैं, मतलब पानी में रहते हैं, पर वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा इन सभी में जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होता है। वहीं जो वाटर लिली में पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। देखिए नाम में वाटर है पर पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता, तो ये एक एक्सेप्शन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से वाटर लिली पॉलिनेशन के हिसाब से बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, ठीक है। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 58। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए हाइड्रोफिली इज रेयर इन एंजियोस्पर्म, बी अबाउट 30 जेनेरा ऑफ एंजियोस्पर्म यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ऑप्शन सी हाइड्रोफिली इज वेरी कॉमन इन टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी वाटर पॉलिनेशन इज रेयर इन ब्रायोफाइट्स। तो क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली थी क्या? हाइड्रोफिली इज रेयर इन एंजियोस्पर्म, ये वाली बात करेक्ट है। दूसरा है अबाउट 30 जेनेरा ऑफ एंजियोस्पर्म यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये वाली बात भी करेक्ट है। टोटल 57 जेनेरा में से 30 जेनेरा की कुछ स्पीसीज में हाइड्रोफिली होती है एंजियोस्पर्म में। फिर तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफिली इज़ वेरी कॉमन इन टेरिडोफाइट, ये बात भी करेक्ट है। उसके बाद है वाटर पॉलिनेशन इज़ रेयर इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में मोस्ट ऑफ दी जो भी मेंबर होते हैं उन सभी में वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली मिलती है, तो ये वाला ऑप्शन
इनकरेक्ट हो जाएगा और आपको क्या चूज करना था, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, गिवन डायग्राम इज शोइंग। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और नीचे पूछा जा रहा है कि इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है। ध्यान से देखिए डायग्राम को और याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 56 में हमने आपको बताया था कि आपकी एनसीईआरटी बुक में वेलिसिनेरिया के पॉलिनेशन का डायग्राम दिखाया गया है। ये वही डायग्राम है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलिनेशन इन वेलिसिनेरिया। ये शो किया जा रहा है आपके डायग्राम में। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, पर यदि आपको डायग्राम नहीं पता था तो ये आपके लिए टफ क्वेश्चन हो सकता था। इसलिए एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम हैं वो आपको याद होने चाहिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब। भुट्टे में जो टेसल्स होते हैं या जो धागे के गुच्छे के जैसे दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो आपको एक बात बता दें, जो भुट्टे में गुच्छे जैसा दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर होता है वह उसकी स्टिग्मा और स्टाइल होती हैं। और स्टिग्मा और स्टाइल का वर्क आपको पता है, पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करना या रिसीव करना। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पहले आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम में आप हमें इसलिए फॉलो कर लें क्योंकि इंस्टाग्राम में भी हम आप लोगों के लिए डेली नई पोस्ट लाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।